अभी तक हमने देखा था कि रैम क्या होता है, रैम के प्रकार देखे थे, रोम क्या होता है और रोम के सारे प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए थे। हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में हम आगे देखेंगे पहला टॉपिक हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में हम समझेंगे। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो विजिट कर लें और हो सके तो आप चैनल के साथ जुड़कर अपने कंप्यूटर की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में ईएमआरएस, केंद्रीय विद्यालय, एसएससी और उसके बाद जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है जैसे कि ग्रुप 4, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की जो पोस्ट निकलती है, इन सारी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आप कंप्यूटर की तैयारी इस चैनल के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर डे दोपहर 1 बजे एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जहाँ आपको सारे थ्योरी क्लास कंप्लीट करवाई जा रही है। ये सारी थ्योरी क्लास कंप्लीट होने के बाद सेपरेट टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके एमसीक्यूज मिलते जाएंगे टॉपिक वाइज। अब हमें यहाँ पर देखना है कैश मेमोरी के बारे में। कैश कैश CACHE कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में समझेंगे। देखो, कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी ये मेमोरी से डेटा प्राप्त करने की गति जो कि सीपीयू के डेटा प्रोसेस करने की गति से कार्य धीमी करती है। देखिए, ये कैश मेमोरी क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। जैसे कि ये है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कैश मेमोरी के बाद हम यहाँ बनाते हैं सीपीयू। और हम इस कैश मेमोरी को जोड़ेंगे प्राथमिक मेमोरी से, मतलब प्राइमरी मेमोरी। देखो, प्राइमरी मेमोरी से जो भी डेटा रहता है उस डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने के लिए कैश मेमोरी एक बैग की तरह यूज़ होती है, बैग की तरह इस्तेमाल करती है उस डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। अब देखो, ये जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी मेमोरी से डेटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डेटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच गति अवरोध मतलब कि स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, मेमोरी प्रोसेसर के बीच मेमोरी प्रोसेसर प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध मतलब कि स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए यहाँ पर कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण हम कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ये प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच होती है। यह प्राथमिक मेमोरी तथा सीपीयू के बीच होती है। सीपीयू के बीच होती है, जिस प्रकार अपन ने ये डायग्राम बनाया है। यह सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड की मेमोरी होती है। यह फास्ट स्पीड में प्राथमिक मेमोरी से
डेटा ले जाकर सीपीयू को प्रोवाइड करती है। ये सीपीयू कैश मेमोरी से डेटा लेता है, ठीक है। जहाँ पर हम बार बार प्रयोग में आने वाले जो डेटा रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं, उनको ये कैश मेमोरी अपने आप में स्टोर करके रखती है, ताकि जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो कैश मेमोरी तत्काल वो डेटा सीपीयू को प्रोवाइड करा देती है। कैश मेमोरी की जो गति है वो स्पीड फास्ट होने के कारण प्रोसेसर की गति को भी बढ़ा देता है। कैश मेमोरी की जो स्पीड है, कैश मेमोरी की फास्ट स्पीड की वजह से प्रोसेसर की स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। ये जो कैश मेमोरी है ये सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है। कैश मेमोरी से सीपीयू तक सूचना लाने या ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कैश मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो डेटा है, इस डेटा के ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है कैश मेमोरी के कारण। ये जो कैश मेमोरी है ये सीपीयू या फिर हम मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करता है। किसका? एक बफर का काम करता है। ये बफर की तरह कैश मेमोरी काम करती है। हम ये बोल सकते हैं जनरली कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी का जो आकार है वो 256 केबी से लगभग 4 एमबी तक होता है। कितना होता है? लगभग 256 केबी से लगभग 4 एमबी तक होता है। कैश मेमोरी का जो आकार है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मेगाबाइट 4 एमबी तक होता है। ये हमने पढ़ा कैश मेमोरी के बारे में। हमको कैश मेमोरी के बारे में और भी समझना चाहिए। देखो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसर के बाद या फिर कंप्यूटर प्रोसेस के समय परिणामों को रैम में स्टोर भी करता है। कंप्यूटर प्रोसेस के बाद प्राप्त परिणामों को रैम में स्टोर करता है। अब स्टोर करने से क्या होता है? देखो ये स्टोर करता है रैम में, ये एक अस्थायी के रूप में स्टोर होता है। मतलब कि कंप्यूटर को अचानक अगर बंद हो जाने जैसी स्थिति होती है जब ये डेटा सहायक मेमोरी में सेव नहीं किया होता है, जिसके कारण ये नष्ट हो जाता है। अतः ये जो डेटा है ये नष्ट होने से बचाने के लिए हमें समय समय पर डेटा और परिणामों को सेव करते रहना होता है, जो कि कैश मेमोरी फटाफट उसको सीपीयू को ट्रांसफ़र कर देता है, स्टोर होता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि हम कैश मेमोरी के सहायता से उसको सीपीयू तक पहुंचा दिया जाता है और सीपीयू अपने पास स्टोर करके रखता है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक मेमोरी भी होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझ लो। ये जो कैश मेमोरी है ये सीपीयू की एक्सेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। यह मेमोरी कैश मेमोरी सीपीयू की एक्सेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। कैश मेमोरी एक मेमोरी यूनिट होती है। यह मेमोरी एक मेमोरी यूनिट होती है। मतलब ये भी एक मेमोरी यूनिट ही है, मतलब कैश मेमोरी यूनिट होती है। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैश मेमोरी है
यह साइज में छोटी होती है। यह साइज में छोटी होती है, छोटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कैश मेमोरी को ये समझ सकते हैं कि कैश मेमोरी को हार्डवेयर के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के द्वारा हम मैनेज करते हैं कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी को हार्डवेयर के द्वारा मैनेज करते हैं। मैनेज किया जाता है। यह है सिंपल सा कैश मेमोरी का एक प्रारूप। हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैश मेमोरी है ये अपने प्राथमिक मेमोरी से सीपीयू तक का जो गति है, स्पीड है, जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस का जो काम है वो कैश मेमोरी करता है। ठीक है, यही मतलब एक बफर की तरह है, एक बैग की तरह है जो झोला भर के प्राइमरी मेमोरी से डेटा ले जाता है और ले जाकर सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है। बस इतना काम होता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी फास्ट स्पीड से डेटा को यहाँ से वहाँ सेंड करती है, प्रोवाइड करती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्किंग का जो टाइम है, प्रोसेस का जो समय है वो भी कम हो जाता है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि स्पीड, वर्किंग स्पीड बढ़ जाती है। ये मात्र एक कैश मेमोरी के कारण होता है। ये हमने देखा ओवरऑल कैश मेमोरी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो भी कंप्लीट किया है ये हमने यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रैम को पढ़ा, रैम के टाइप को पढ़ा, फिर रोम को पढ़ा, रोम के सारे टाइप देखे और उसके बाद हमने कैश मेमोरी को समझ लिया आज। ये हमारा पूरी तरह से प्राइमरी मेमोरी को हमने कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी किस प्रकार से कितने कितने टाइप की होती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूँ। हम जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये एनवी रैम के बारे में आज तक नहीं सुना होगा। एनवी रैम, अब ये एनवी रैम क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। देखो एनवी रैम क्या है। एनवी रैम का जो पूरा नाम है वो होता है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी है। ये एक नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि स्थाई। ठीक है, स्थाई मेमोरी। ये एक स्थाई मेमोरी है। यह नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी एनवी रैम को कहा जाता है। ये एक स्थाई मेमोरी है। इस मेमोरी का प्रयोग नेटवर्क डिवाइस में हार्डवेयर के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क डिवाइस में हार्डवेयर के रूप में होता है। हार्डवेयर के रूप में होता है। ठीक है, एनवी रैम का इस्तेमाल हम नेटवर्क डिवाइस में हार्डवेयर के रूप में करते हैं। ये मेमोरी अन्य मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। यह मेमोरी अन्य मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। महंगी होती है। हम बात कर रहे हैं एनवी रैम की। ठीक है, अब ये देखो जैसे कि ये सेमीकंडक्टर मेमोरी की डेटा प्रोसेसिंग की जो गति है ये तो ज़्यादा होती है और ये आईसी चिप की बनी होती है। यह मेमोरी आईसी चिप की बनी होती है। आईसी चिप बनी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। आईसी चिप की बनी होती है और क्या, ये एक सेमीकंडक्टर डेटा प्रोसेसिंग की गति अधिक रखता है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है।
सेमीकंडक्टर मेमोरी है और इसकी फास्ट स्पीड है। एनवीरैम की फास्ट स्पीड है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है और ये आईसी चिप की बनी होती है। ये एस रैम मतलब कि कैश मेमोरी के रूप में प्रयोग की जाती है। यह एस रैम कैश मेमोरी के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रयोग की जाती है। इस रैम की इकाई DDR होती है। DDR इसकी इकाई की बात करें, इकाई DDR होती है। DDR होती है। अब ये DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना, DDR का फुल फॉर्म डबल डाटा रेट होता है। डबल डाटा रेट, ये DDR का फुल फॉर्म है। किसकी इकाई है? एनवी रैम की इकाई है, डबल डाटा रेट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब हमें बात करना है द्वितीयक मेमोरी की। द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो द्वितीयक मेमोरी, जो भी मेमोरी है, इसका और क्या क्या नाम हो सकता है। तो द्वितीयक मेमोरी को हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसका नाम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी को हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। अब हम इसके बारे में समझते हैं। ये जो द्वितीयक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी में डेटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस मेमोरी का इस्तेमाल, इस मेमोरी का यूज़ बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस मेमोरी का इस्तेमाल हम किसी भी प्रोग्राम या डेटा को या किसी इंस्ट्रक्शन को, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं द्वितीयक मेमोरी का। साधारण हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होती है जो मेमोरी, उसको ही हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। मतलब सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होती है मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होती है यह मेमोरी। ठीक है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं? पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क, जो भी है, ये हमारी द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम में अटैच नहीं होती, हम इसको एडिशनल के रूप में इस्तेमाल करते हैं इन मेमोरी का। इस मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डेटा तब तक डिलीट नहीं होता जब तक कि हम इस डेटा को डिलीट ना करें। इसलिए इस मेमोरी को हम द्वितीयक मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ये जो मेमोरी है, ये जो भी द्वितीयक मेमोरी है, इसमें स्टोरेज क्षमता मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी लगभग असीमित होती है। इस मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी
लगभग असीमित होती है, असीमित होती है। लेकिन एक छोटा सा फॉल्ट भी है कि इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी धीमी होती है, परंतु इस मेमोरी की स्पीड, इस मेमोरी की ट्रांसफ़र स्पीड धीमी होती है, धीमी होती है। किसकी? हम द्वितीयक मेमोरी की बात कर रहे हैं। जबकि प्राथमिक मेमोरी की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट, जबकि प्राथमिक मेमोरी की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और द्वितीयक मेमोरी की स्पीड स्लो होती है। इसका प्रयोग मेनली बैकअप डेटा के स्टोर के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बैकअप डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है, स्टोर करने के लिए होता है। बैकअप में डेटा रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि ये एक स्थायी मेमोरी है। यह एक स्थायी मेमोरी है। अब स्थायी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि ये एक परमानेंट मेमोरी है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जानी जाती है। अब जैसे हमने लिखा कि ये एक स्थायी मेमोरी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विद्युत सप्लाई अगर बंद भी हो जाएगा तो भी डेटा बना रहेगा, मतलब कि डिलीट नहीं होगा। कंप्यूटर डेटा को जो सेव करने पर वह सहायक मेमोरी में भी स्टोर रहेगा और कभी डिलीट नहीं होगा। ये डेटा या फिर हम सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता या लोकप्रिय माध्यम समझ सकते हैं द्वितीयक मेमोरी को, क्योंकि इसमें आसानी से डेटा स्टोर रहता है। कहीं भी किसी रूप से ये डेटा डिलीट नहीं होता, किसी भी तरह से ये लगभग करप्ट नहीं होता जब तक इसका मिसयूज़ ना किया जाए। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये डेटा को प्राप्त करने में जो समय लगाता है वो समय, मतलब कि एक्सेस टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैग्नेटिक टेप समझ लो या फिर मैग्नेटिक डिस्क समझ लो, जिसको अपन फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि क्या सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क, इस प्रकार की सहायक मेमोरी के रूप में आप इसके उदाहरण समझ सकते हैं। यह हमने पढ़ा द्वितीयक मेमोरी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मेमोरी के आप कई सारे नाम जान सकते हैं, जैसे कि द्वितीयक मेमोरी तो आपने देखा, सेकेंडरी मेमोरी आपने देखा, ऑक्सिलरी मेमोरी आपने देखा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं इसको। आप बैकअप मेमोरी, बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं। इतने ये सारे नाम 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नाम यहाँ पर द्वितीयक मेमोरी के नाम है। तो ये हमारा एक द्वितीयक मेमोरी है और ये परमानेंट स्टोरेज होता है और इसको हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, और इसमें हम डेटा बैकअप के रूप में कॉपी रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये हमारा द्वितीयक मेमोरी है। अब द्वितीयक मेमोरी को किस प्रकार बांटा है, आइए हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये द्वितीयक मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने देखा द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी के बारे में हमने देखा। इसके नाम कौन कौन से देखे? तो हमने पहले देखा इसका नाम सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्पेलिंग आप थोड़ा सा चेक कर लेना। सेकेंडरी मेमोरी। फिर हमने इसका नाम देखा ऑक्सिलरी मेमोरी,
ऑक्सिलरी मेमोरी, फिर देखा परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। उसके बाद हमने अगला नाम भी देखा था जो है बैकअप मेमोरी, बैकअप मेमोरी। और उसके बाद हमने एक और नाम देखा था एक्सटर्नल मेमोरी। ये इतने नामों से द्वितीयक मेमोरी को जाना जाता है। ठीक है, ये सारे नाम हमारे द्वितीयक मेमोरी के हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो द्वितीयक मेमोरी है कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो द्वितीयक मेमोरी है इस मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग हम बोल सकते हैं क्रमानुसार मेमोरी, क्रमानुसार मेमोरी। नाम थोड़ा अजीब लगेगा, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सीक्वेंशियल एक्सिस, SEQUENCIAL, सीक्वेंशियल एक्सिस मतलब कि क्रमानुसार मेमोरी कहा जाता है। और सेकेंड में हम बहुत बात करेंगे डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी, ये दो भागों में बांटा गया है। इसका आप छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप आप समझ सकते हैं। और इसको भी बांटा गया है, इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग यहाँ पर लगभग तीन भागों में बांटा है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस जो लिखा जाता है। सेकेंड टाइप जो बांटा गया है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क बोल सकते हैं। और तीसरा भाग बोल सकते हैं यहाँ पर आप, तीसरा भाग यहाँ पर है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप दोनों अलग अलग चीज़ है और इन दोनों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि ये किस प्रकार से बांटा गया है और इनका किस प्रकार से यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लो। यहाँ पर 1 बाय 1 पूरा डेटा अपडेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर सब्जेक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।